हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वहाँ से हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कराएंगे जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में आते भी हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने वाले एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 900 रुपीज़, whereas 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100 रुपीज़। 1 चेयर की कॉस्ट x है और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y, देन सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनाना है। तो आपको करना क्या है, इसमें 3 चेयर हैं और 1 टेबल है। चेयर को कहा है कि चेयर की जो कॉस्ट है x है, तो 3 चेयर की कॉस्ट आपकी 3x हो जाएगी, इतना कर देना है। प्लस अब टेबल की बात करते हैं, 1 टेबल और 1 की कॉस्ट है y, तो 1y और इक्वल कितना आ रहा है 900 रुपीज़, तो आपने 900 कर देनी। 1 इक्वेशन तो हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, 5 चेयर सो 5x एंड 1 टेबल मतलब 5 चेयर एंड 3 टेबल सो 3y इक्वल जो अमाउंट होगा इसका वो इक्वल में जाएगा 2100। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी हो देख लीजिए। 3x प्लस 1y या y कोई मैटर नहीं है। 3x प्लस वाई इक्वल 100। 3x ये तो देखो इसमें 3x प्लस 5y है जो कि नहीं होगा। 3x प्लस वाई एक ये है और इसमें 5x प्लस 3y, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन भी बड़ा ध्यान से ढूंढना है। इनमें सभी ऑप्शन एक जैसे से लग रहे हैं, बड़ा ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम जब एग्जाम में कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जानकारी भी क्वेश्चन की होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बट आंसर ठीक नहीं लगा पाते हैं। तो उस चीज़ से बच कर रहना है। अपनी प्रिपरेशन और अपना जो क्वेश्चन फाइंड करने का जो एक तरीके से कंसेप्ट है वो क्लियर करना है आंसर फाइंड करने का। और जब आप इसका आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल माइंड के साथ, मतलब ध्यान से लगाना है कि यही इसका आंसर है, कन्फर्म करते करते। कई बार मैंने बता दिया कि आंसर करेक्ट होने के बाद भी गलत हो जाता है, तो उस चीज़ से बचना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, क्वेश्चन आसान ही आएंगे जो आप कर सकते हैं, बट उनको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x एंड y, 2x प्लस वाई इक्वल 1, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल 0। इन दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी इनमें होगी? तो आपको एलिमिनेशन मेथड याद होगा या फिर आपको सब्स्टिट्यूशन याद होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट हो गया है, बट इन दोनों मेथड से ही आपको सोल्व कर देनी है। तो हम एलिमिनेशन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0, दोनों इक्वेशंस को आप लिख लेंगे ऊपर और नीचे करके, प्लस 8 इक्वल 0। देखिए यहाँ से क्या होगा कि अगर आपके x वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर सेम है दोनों इक्वेशन में, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है अगर दोनों के साइन सेम आ रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा ही होगा क्लास में पढ़ते हुए, बस इसी से इसको सोल्व कर देना। माइनस प्लस माइनस सारे साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाना है और y प्लस 3y 4y हो जाना है, और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू y की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी शायद 7/4। y मिल गया 7/4। आंसर में देखते हैं y 7/4 2 प्लेस पर है, तो अब इन दोनों में से आंसर होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ से कंफर्म करने के लिए आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। y की वैल्यू कोई किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। पुट y इक्वल 7/4 इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में पुट कर दो, ये वाली 1 है। सो 2x प्लस वाई के प्लेस पर 7/4 प्लस 1 इक्वल 0। इसको कैलकुलेट करेंगे। 2x दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, 7 प्लस 4 इक्वल 0। तो 2x प्लस 11/4 इक्वल 0। 2x इक्वल माइनस 11/4, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, 11
-11/8, ये इसका आंसर आ जाना है। सो -11/8 ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, तो ये आ जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जो आपने किया है वही आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जितना हमने किया है उसको कंफर्म कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसका अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर, द अनइक्वल साइड इज थ्राइस एज लार्ज एज ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर। क्वेश्चन ने कहा कि क्वेश्चन कैसा है कि ट्राइंगल का, और कैसे ट्राइंगल का है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। और ये भी आप जानते होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब 2 साइड इसकी सेम होती हैं। तो आपने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें मान लीजिए ये 2 लाइन सेम है, ये वाली और ये वाली, इसको ए बी सी कह सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि पेरीमीटर जो तीनों का है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों को ऐड करके देखते हैं, पेरीमीटर आ जाता है, ये 65 गिवन है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो अनइक्वल साइड है, जो इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली, वो इस साइड का थ्राइस है, थ्राइस एज लार्ज एज ईच ऑफ इक्वल साइड। तो सपोज अगर ये x हो गया, मान लीजिए अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, क्योंकि दोनों साइड सेम है। ये कह रहा है क्वेश्चन ये 3x है, तो बस यहीं से क्लू मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें तो वेरिएबल भी एक चलेगा, कोई डबल नहीं चलेगा। तो ए बी की वैल्यू आप यहाँ से x पुट कर सकते हैं, बी सी की वैल्यू भी x पुट कर सकते हैं, और सी ए की वैल्यू यहाँ से 3x पुट कर सकते हैं, इक्वल 65। x प्लस 3x आपका 5x हो जाना है, इक्वल 65, और x की वैल्यू यहाँ से 65/5 हो जाना है, x इक्वल 13 आपका आ जाना है। तो वैल्यू ऑफ x 13 आ गई। तो यहाँ से साइड्स, 2 साइड्स तो हमें मिल गई, एक ए बी और एक बी सी। तो जो ट्राइंगल की साइड्स मिली, साइड्स मिल रही हैं, एक तो 13 मिल जाएगी, दूसरी भी 13 मिल जाएगी, थर्ड जो मिलेगी वो 3 टाइम है इक्वल साइड की, मतलब वो मिल जाएगी 13 × 3, तो कितनी हो जाएगी 39। तो एक 13 एक 13 एक 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आपको इसमें ट्राइंगल की भी जानकारी रखनी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या कंडीशंस होती हैं। असल में क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट का आता है जो कुछ उस चैप्टर से अलग भी पता कर रहा हो। जैसे इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, इसमें ट्राइंगल के बारे में भी जानकारी रखनी हो रही है, तब जाके क्वेश्चन हुआ है। तो एग्जामिनर या जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो इस तरह का ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन एक दें बट उनसे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर कर लें, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझें, क्वेश्चन को कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। एक नया क्वेश्चन आना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के जैसा, इसमें k की वैल्यू फाइंड करा लें या किसी और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करा लें। अब आपको समझना है इसमें होता क्या है। देखिए 2 इक्वेशन होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है जो लीनियर है। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, 2 इक्वेशन है। यहाँ पर आपको a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड करना होता है। अब यहाँ से 3 कंडीशन बनती हैं कि अगर a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, तो यहाँ से अब सॉल्यूशन की बात याद रखनी है। यहाँ से आपको लिखना है कि यहाँ से मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन को आप कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है। और लाइन की अगर बात करें तो इंटरसेक्ट लाइन आती है। तो ये बहुत सारे फैक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट लाइन। चलिए, इसके बाद दूसरी बात क्या होती है, अगर a1/a2 इक्वल
B1 अपॉन B2 इक्वल नोट, या आप ऐसे करें कि अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं C1 अपॉन C2 के, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, अगर आपने फाइंड किया और तीनों इक्वल आ गए तो यहाँ से आप कहेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भी कंसिस्टेंट कहते हैं। और लाइन की बात करें, इसमें जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफिकल अगर देखें तो लाइन पैरेलल होती हैं, सॉरी लाइन कोइंसिडेंट होती हैं। दो बातें हो गई। अब थर्ड बचती है जो इसी क्वेश्चन में लगने वाली है। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल आए B1 अपॉन B2 बट इक्वल नहीं आए C1 अपॉन C2 के, तो नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन की अगर बात करें बाद में कर रहे हैं, बट जो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट कहते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट आ जाता है। और लाइनों की अगर बात करें तो पैरेलल लाइन आती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से तीन कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन ने कहा कि इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन है ये वाली। तो क्या करेंगे, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ये कंडीशन ध्यान रख लेना। देखिए अब क्या होगा, कंडीशन आपने रख ली है A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाली कंडीशन लगानी। तो यहाँ से जो अगर हम बात करें, दो इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 3 कर लीजिए इसको, इक्वल में 0, एंड सेकेंड इज 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल 0। तो इसमें A1 जो है x का कोफिशिएंट है जो 1 है यहाँ पर आ रहा है, y का कोफिशिएंट B1 और ये C1, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता करना है A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 का मतलब 1 अपॉन 5, ठीक है। B1 अपॉन B2 की बात करेंगे तो वैल्यू पता करनी है y का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में 2, y का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में k। C1 अपॉन C2 की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू जाएगी -3 अपॉन 7। तो हम तो केवल इन दो से ही काम चला देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में k की वैल्यू मांगी है और k आपकी B1 और B2 वाली में ही आ गया। तो अगर आप k की वैल्यू B1 वाली टर्म में आ रही है तो A1 B1 से काम चला लेंगे, C1 वाली में आई है तो B1 और C1 मतलब इन दोनों को नॉट इक्वल करके चलाएंगे। आंसर उसमें क्वेश्चन का नॉट इक्वल में आएगा। अगर यहाँ से B1 B2 वाली टर्म में अगर k आ रहा है तो k का आंसर इक्वल में आएगा। देखो कैसे, तो 1 अपॉन 5 आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल करने वाले हैं B1 अपॉन B2 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 इक्वल 2 अपॉन k। k को उधर अप्लाई कर देंगे, 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो k इक्वल 2 इंटू 5 मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इन केस क्वेश्चन में k आपका c के प्लेस पर होता तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करते B1 अपॉन B2 इक्वल नोट C1 अपॉन C2 और इसमें जो आंसर आता वो इक्वल नोट में आता और यहाँ पर भी इक्वल नोट में ही आंसर के ऑप्शन दिए होते। तो अब तो क्वेश्चन सिंपल और एग्जाम में भी सिंपल ही आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। नो सॉल्यूशन का मतलब भी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है तो वही A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 करके चलना है। अगर आपका k y की टर्म में भी आ रहा है, x में आ रहा है तो भी इससे काम चल जाएगा। अगर k यहाँ पर आया है तो आपको C1 अपॉन C2 वाली टर्म लेनी होगी। तो आप यहाँ से देख लीजिए A1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, x के साथ 1 है, A1 की वैल्यू हो गई तो 1 अपॉन, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2 है, ये A2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 हो गया। B1 की वैल्यू आपकी y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में आपका 1 आ रहा है
b2 मतलब y के साथ सेकंड इक्वेशन में आपका k आ रहा है, तो यहाँ से भी k की वैल्यू मिल जाएगी। k को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, क्रॉस 1 इंटू 2, तो कितना आ गया k 2। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से आंसर निकालने हैं, सिर्फ वही पॉइंट काम करने जो मैंने अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y + 4 3x + 4y = 9 हैज कैसे सॉल्यूशन रखता है। तो हमें क्या करना है, पहले इनके a1/a2, पहले इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आपके पास गिवन है 2x + 3y, ऐसे कर लेंगे -4 = 0। 4 को आप राइट में लेफ्ट में अप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि हमें कंपेयर कराना है। 3x + 4y -9 = 0। यहाँ से तो इक्वेशन ये आ गई। a1/a2 मतलब यहाँ से हो जाता है आपका, समझ पा रहे हैं नहीं, a1/a2 x वालों के कोफिशिएंट 2/3, b1/b2 y वालों के कोफिशिएंट 3/4, यहाँ से देख लो ये वाला, c1/c2 -4/9। a1/a2 और b1/b2 की टर्म देखो पहले ध्यान से, दोनों की टर्म सेम तो नहीं आ रही। 2/3, एक है 2/3, एक है 4/3, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब क्या हुआ, आसान है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। वन यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अगर ये इक्वल आती और फिर c1/c2 भी इक्वल आता तो आप कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर ओनली फर्स्ट 2 इक्वल आते और लास्ट का नॉट इक्वल आते c1/c2 वाले, तो वहां से कहते हैं नो सॉल्यूशन। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब कहलाती है, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन पर इनकंसिस्टेंट आता है। बाकी 1 सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो या 2 सॉल्यूशन हो, एक हो ज़्यादा हो 50 हो कितने ही हो, सब पे आपका कंसिस्टेंट आएगा। तो इनकंसिस्टेंट पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, बाकी सब पे आपका कंसिस्टेंट आता है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है, देन दे लाइन्स विल बी। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और सॉल्यूशन नहीं होता है तो लाइनें आपकी पैरेलल जाती हैं। सॉल्यूशन का मतलब लाइनों के बेस पर अगर देखें तो अगर लाइनें कट करती हैं तो वो सॉल्यूशन पॉइंट होता है। कट अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट पर कर रही है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा हो जाता है कि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो जाती है। आई बात समझ में, दूसरी लाइन अगर इसको कोइंसिडेंट करें, बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर बन जाए, तो हम कहते हैं 2 लाइनें बहुत सारे सॉल्यूशन रखती हैं। बट अगर एक जगह पॉइंट कट करती हैं तो ओनली एक पॉइंट रखती है, और अगर कहीं भी कट नहीं करती है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर लाइनें पैरेलल होंगी इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन के लिए। समझ में आ गई होगी आई होप की बात। कंसिस्टेंट आएगा तो 2 कहानी है, कंसिस्टेंट के लिए क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा तो दोनों ऑप्शन देगा, इंटरसेक्ट भी देगा और कोइंसिडेंट भी देगा, दोनों कंडीशन देगा कंसिस्टेंट के लिए। इनकंसिस्टेंट के लिए पैरेलल ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y - 4 = 0 एंड 6x + 2y - 8 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ये वाला यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ये वाला कोई सॉल्यूशन नहीं रखता, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन रखता है। तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले चेक करेंगे कि ये कंडीशन कौन सी लिए हुए है। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट 3x + y - 4 = 0 एंड 6x + 2y - 8 = 0। आप यहाँ से a1/a2 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। x के साथ जो भी नंबर आए हैं उनको डिवाइड में करने के बाद 3/6, मतलब ये 1/2 आ जाएगा।
इसके बाद आप b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, जो हो जाएगा 1/2, ये भी ठीक है। c1 अपॉन c2 की बात करने वाले हैं, वो हो जाएगा 4/8, दोनों माइनस के हैं, कोई बात नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 हो जाएगा। तीनों ही वैल्यू देखने के बाद हमें लग रहा है कि सेम है। सेम होने का मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल हैं b1 अपॉन b2 के और इक्वल हैं c1 अपॉन c2 के। इतना करने के बाद आप इसमें कहेंगे मैनी सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे? मैनी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, जिनको हम काउंट ही ना कर सके, तो मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल ये चेक कर लेना ही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये कंसेप्ट तो आपको बहुत इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा उसको करने के लिए ये कंसेप्ट तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने नहीं किया है ये, तो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। आप अभी से समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखिए 3 टाइम क्वेश्चन इसी इन क्वेश्चंस में आ गया है ये। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट के लिए के की वैल्यू क्या है। तो इक्वेशन आप लिखते हैं 3x माइनस के वाई माइनस 20 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल 0। तो के कौन सी टर्म में आ रहा है? y वाली टर्म में आ रहा है। तो फर्स्ट 2 जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 से ही काम चल जाएगा। c1 अपॉन c2 की यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू k माइनस एंड b2 माइनस 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल k अपॉन 10। इस 10 को आप लेफ्ट में अप्लाई कराएंगे तो मुझे समझ में आ रहा होगा 10/2 इक्वल k। सो 5 इक्वल k, क्योंकि ये 2 से 10 को 5 टाइम कट कर देगा, तो k इक्वल आ गया 5। सो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए? 5। ऑप्शन होगा जरूर कहीं ना कहीं, जो ऑप्शन सी नज़र आ रहा है। तो तैयारी बड़े तरीके से करनी है। अगर एग्जाम में आपको 90% मार्क्स से ऊपर जाना है तो किसी भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड m प्लस nx 2m माइनस ny माइनस 33 इक्वल 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर क्या क्या होंगी? वो मैनी सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है? देखिए स्टार्टिंग वही करनी है, आपने इक्वेशन लिखनी है -11 ऐसे करके लिखनी है, और m प्लस एन एक्स प्लस 2m माइनस एन वाई माइनस 33 इक्वल 0। देखो ध्यान से, मैनी सॉल्यूशन में तीनों कंडीशन सेम होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सेम आती हैं। वैल्यू पुट करते हैं सेम वाली, 2 अपॉन m प्लस n, 3 अपॉन 2m माइनस n, माइनस 11 अपॉन माइनस 33, ये आ गया। तो यहाँ से और थोड़ा देखें, 2 अपॉन m प्लस n इक्वल 3 अपॉन 2m माइनस n, इसको जब हम कट करेंगे ये 1/3 बनेगा। समझ में आ रही होगी बात? तो हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स इक्वल हैं, पहले आपको फर्स्ट और लास्ट इक्वल कर लेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट इक्वल कर लेंगे। दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेंगी m और n में, उन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और आपको वैल्यू मिल जाएंगी m और n की। देखिए कैसे करते हैं। यहां से हम देखते हैं ये कंडीशन बन चुकी है। तो जब हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर रहे हैं, 2 अपॉन m प्लस n इक्वल 1/3, क्लियर है यहाँ तक? 3 को आप इधर ले जाएंगे, m प्लस n को इधर ले जाएंगे, तो 2 × 3 इक्वल m प्लस n। तो m प्लस n आपका 6 आ जाएगा। आपने
कैलकुलेशन कर ली होगी, 2 3 6 और राइट में अप्लाई कर दिया। इसके बाद दूसरी कंडीशन आप सेकंड और लास्ट को इक्वल करेंगे, 3/2m माइनस n इक्वल 1/3। ठीक है, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और ये टर्म पूरी इधर जाएगी, तो 3 × 3 इक्वल 2m माइनस n। अब 2m माइनस n को आप इधर अप्लाई कर देंगे और ये आपका 9 आ जाएगा। इक्वेशन को आप इसको फर्स्ट कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं सेकंड। दोनों ही इक्वेशन में m और n आ रहा है, इनको सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन से। नाम सुना होगा, चैप्टर काफ़ी दिनों पहले कंप्लीट हो गया होगा। तो एलिमिनेशन से करने के लिए इनको आपको इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं m और n के। तो यहाँ से देख पा रहे हैं एक इक्वेशन आपकी m प्लस n इक्वल 6 है और एक 2m माइनस n इक्वल 9 है। यहाँ से कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी डिफरेंट है, तो आपको ऐड कर देना है। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 3m और इनको जब ऐड करेंगे ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप देखो ध्यान से, ये m इक्वल हो जाएगा 15/3। सो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। m की वैल्यू 5 आ गई है, इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट इन फर्स्ट में कर दीजिए। दोनों का सम 6 है, ऐसे भी निकाल लो। अरे m की वैल्यू 5 है और दोनों का नंबर का सम 6 है, तो दूसरा वाला 1 ही आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, m प्लस n आपका 6 है, m आपका 5 है, तो n आपका 6 माइनस 5 बन जाएगा, n बन जाएगा 1। तो m इक्वल 5 आ चुका है और n इक्वल 1 आ चुका है। m5 n1, देखिए कौन सा आंसर है, m5 n1। m5 कोई सा है, यस पहला ही है, m5 n1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना था, कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 27 इज एडिड टू बी इट। अगर इसमें 27 को ऐड किया जाता है तो डिजिट नंबर गेट रिवर्स्ड, उल्टे हो जाते हैं। नंबर क्या है? तो पहले तो इनका ऐसे ही अंदाज़ा लगाएं, अगर आपका आंसर आपके हिसाब से करेक्ट हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो इसका प्रॉपर तरीका है, उससे आप सोल्व करेंगे। 2 डिजिट नंबर में आपको यूनिट डिजिट सपोज करना है, सपोज x, और 10 डिजिट सपोज करना है, 10 डिजिट आपने y सपोज कर दिया। देन नंबर जो बनना है उसको याद रखना, नंबर जो बनेगा वो बनता है 10, जो 10 डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई होगी 10 में और प्लस हो जाएगा यूनिट डिजिट। ये आपका याद रखना है तीनों बातें। और होता क्या है देखिए, 13 एक नंबर है, 13 एक नंबर है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 1 + 3। इसमें जो 10 डिजिट है वो 1 है और यूनिट डिजिट है वो 3 है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, 10 × 1 + 3, 10 × 10 डिजिट। आई बात समझ में? 10 × 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ये इस तरीके से आप इसको करते हैं। तो होगा क्या, तो कंडीशंस जो है वो है यहाँ पर के सम ऑफ डिजिट्स, अगर डिजिट्स को जोड़ा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर करें डिजिट को अगर जोड़ा जाए x + y आपका 9 आना चाहिए। इक्वेशन 1 हो चुकी है। इसके बाद अगर इस नंबर में 27 ऐड किया जाए, मतलब 10y + x में 27 ऐड किया जाए, जो नंबर नया ये बना वो होता है पुराने नंबर का रिवर्स, मतलब 10x + y। रिवर्स तो ये होगा x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x। अब आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके x और y में इक्वेशन बनेगी। देखिए कैसे बनेगी, 10y + x + 27 -10x एंड -y = 0। तो यहाँ से क्या होगा, 10y एंड -y 9y बन जाएगा और प्लस x और -10x, सभी को समझ में आ गया होगा, -9x बन जाएगा। 27 प्लस है
आप एज इट इज रहने देंगे या इसको आप 9 को कॉमन करके उधर भेज देंगे राइट साइड में। तो ये y बनेगा माइनस एक्स बनेगा प्लस कितना बनेगा 3 इक्वल 0। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, और या ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0। ये आपकी 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों को सोल्व करके x और y आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से आपको नज़र आ रही है x प्लस वाई इक्वल 9 एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल माइनस 3। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों राइट साइड में ही करने हैं। अगर आपने ये राइट साइड में तो इसका भी जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में ही करनी है। तो यहाँ से ये मिल चुका है और यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस भी मिला है और सेम टर्म भी मिली है, कैंसिल हो जाएगा और ये 2y ऐड हो जाना है, यहाँ पर 6 आ जाना है। तो y इक्वल 6/2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल 6/2, y इक्वल 3 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो 1 क्या कहता है कि दोनों का सम 9 है, x प्लस वाई इक्वल 9। आपने आंसर पता कर लिया हो, कॉमन सेंस लगाएं कि x का तो पता नहीं बट y आपका 3 है, दोनों को जोड़ा जाए तो 9 आए। तो x इक्वल 9 माइनस 3 एंड यहाँ से x मिल जाएगा 6। तो आई होप x और y की वैल्यू आपको समझ में आ गई कहाँ से और कैसे आई है। x और y आ गया। आपने ऊपर मैंने बताया था इसमें कि नंबर की अगर बात करें, नंबर जो बताया था वो बताया था 10y प्लस एक्स, ये बताया था। इसको सोल्व कर लें। y की वैल्यू यहाँ पर 3 है प्लस x यहाँ से 6 है, 30 प्लस 6 मतलब 36। अब इस आंसर को आप क्वेश्चन के आंसर को मैच करें, देखें कहाँ से मिलेगा। 36 क्या कोई है या नहीं है। ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं तो इसका जो आंसर है वो 36 आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये 36 करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों के डिजिट का सम 9 आना चाहिए। हम ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 6 9 आ रहा है, आ रहा है नहीं। चलो पहली कंडीशन सेम हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें 27 ऐड करके देखो। तो 27 और ऐड करके देखते हैं। 36 प्लस 27 तो ये हो गया 13 और ये हो गया 6। ये जो नंबर आया क्या ये इस नंबर के डिजिट का रिवर्स है? 6 की जगह 3, 3 की जगह 6, बिल्कुल ठीक है। तो हमें कंफर्म हो जाता है, तो आंसर आप लगा देंगे। 36 इसका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 हैव, ये कैसा सॉल्यूशन रखता है? तो आपको क्या करना है, वही जो मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाली कहानी बताई है उसको आपको याद रखना है। दोनों इक्वेशंस को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। क्या होगा, यहाँ से आपको A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 अपॉन -3, A1 मतलब x के साथ जो नंबर है, B1 मतलब x के साथ नीचे वाली इक्वेशन में जो नंबर है। तो यहाँ से ये आ गया। B1 अपॉन B2 की वैल्यू की बात करें तो 2 अपॉन -6 मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम 1 अपॉन -3, ये भी ठीक आया, करेक्ट आया। इसके बाद C1 अपॉन C2 की बात करें 5 अपॉन 1 5। तो हमें देखने में मिल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म इक्वल आ रही है और थर्ड टर्म इक्वल नहीं आ रही। तो यहाँ से कंडीशन जो मिल रही है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन की शर्त है। ऐसा ही है, याद आया कुछ? नो सॉल्यूशन को मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ये याद करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए।
बिना इनके क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का शायद ही आप क्वेश्चन कर पाएँ। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इन दोनों में से जो दिया हो वो आपको लगा देना है, नो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट अगर है तो लाइन कैसी होंगी? तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि या तो सॉल्यूशन एक हो या मैनी हो, दोनों में होता है। तो मैनी और वन को आप कहते हैं, वन को तो कहते हैं यूनिक, यूनिक का मतलब इंटरसेक्ट करती लाइन, मैनी को कहते हैं आप कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक आते। दोनों कंडीशन देखो इसमें कोई दे रखी हो तो, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कंसिस्टेंट पता करेगा लाइन के बारे में तो दोनों कंडीशन देगा, इंटरसेक्ट के साथ कोइंसिडेंट भी देना होगा उसको, क्योंकि दोनों ही कंसिस्टेंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, इस चैप्टर या जो चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं उनके हिसाब से कर लेंगे। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, तो कौन सा सही होगा? इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब पैरेलल लाइन है ये, हालांकि इस डायग्राम में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गई, बट कहने के हिसाब से चलते हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग है। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब है दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो आगे तक भी नहीं करेंगी, और नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने का मतलब क्या होगा कि वो नो सॉल्यूशन वाली शर्त पर हैं, और नो सॉल्यूशन का मतलब फर्स्ट टू तो इक्वल आते हैं बट सेकंड टू इक्वल नहीं आते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको लगाना है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस हमने इतने ही क्वेश्चन कराए हैं, और इस चैप्टर में आप अगर ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इस चैप्टर का आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो जुड़े रहिए हमसे, और हमारे इस चैनल पर सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज फिलहाल चल रही है। आगे हम इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद असर्शन, रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होंगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दें, और आगे भी अगर वीडियो आपको चाहिए और जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम कोई वीडियो पब्लिक करते हैं या पोस्ट करते हैं। सो थैंक्स फॉर दिस।